That's a good one. Paul, when are you flying to New York? थैंक यू सो मच पॉल। कार्यक्रम को कुछ आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला आमंत्रण श्री अनिल जोशी जी को, जो भारत में कवि, व्यंग्यकार, लेखक, चिंतक, प्रवासी साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में चर्चित हैं। मई 2015 से फिजी में भारतीय हाई कमीशन में निदेशक के पद पर दायित्व निभाया। सूरीनाम में आयोजित 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2002 में भारत सरकार की पत्रिका का संपादन किया। 2007 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में डेस्क ऑफिसर के रूप में कार्य। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे प्रवासी टुडे, अक्षरम संगोष्ठी, ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन की पत्रिका भारत भवन, अनुवाद पत्रिका अनुशीलन व हरियाणा साहित्य अकादमी के विशेषांक प्रवासी साहित्य का संपादन किया है। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था अक्षरम के अध्यक्ष के रूप में 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का संयोजन किया। विश्व पुस्तक मेले में सर आए थे और उन्होंने कुछ पंक्तियां हमसे साझा की थी जो मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने सर से व्हाट्सएप पे सिफारिश की कि प्लीज़ दे दीजिए, और उन्होंने ये दी। मैं आपके सामने 4 पंक्तियां रख रही हूँ। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहे कि टेम्स की धारा कैसे न गंगा कहलाए। आपका स्वागत सर, नई जमीन नया आसमान के साथ। जी आदरणीय अशोक जी, आज के उत्सव पुरुष डॉक्टर पद्मेश गुप्त आज जो आपके सामने बात रख रहे हैं, ऐसे विशिष्ट महानुभाव, और इस सभागार में बैठे हुए जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कहते हैं इतने लोग थे, इतने व्यक्ति थे, इतने व्यक्तित्व थे। आज इतनी पर्सनैलिटीज इस कार्यक्रम में हैं। बहुत कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण रचनाकार, लेखक, विद्वान, प्रतिष्ठित लोग किसी कार्यक्रम में हों। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो अभी कुछ बातें हुई हैं, मैं उसमें से कुछ बातों पर अपना दृष्टिकोण रखकर, क्योंकि बहुत मेरा काम आसान कर दिया प्रतीक्षा जी ने, जितेंद्र जी ने और मिस्टर पाल जो बोल रहे थे, अरुण जी ने कहा कि आपने वो वाली बात जरा एक बारी दोहरा दो, प्रकाशक को वही वाली बात याद रहे। तो वो सबसे मज़ेदार और दिलचस्प बात है जो कही कि वो पुस्तक दूर दूर तक पहुँचे। जो तितिक्षा जी ने कहा, बातचीत जो शुरू की कि पद्मेश जी का जब वो ब्रिटेन में गए, और ख़ास तौर से 90 से लेकर 2005-06 तक का जो पीरियड है, यानी कि लगभग ये 15-16 साल, ये एक फेज उनके जीवन का, जिस फेज में सिंघवी जी वहाँ पर हाई कमिश्नर थे, इसी फेज में यूके हिंदी समिति की स्थापना होती है, इसी फेज में 2000 में मुझे भी जाने का अवसर मिलता है। आदरणीय डॉक्टर मोनिका जी भी वहाँ पर नेहरू केंद्र में निदेशक के रूप में जाती हैं। ये पीरियड बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड है और इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि इसमें जैसे अगर उन्होंने कुछ प्रतिमान कुछ की बात की, जैसे यूके हिंदी समिति की स्थापना, 20 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन, भारत का उस समय का कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं होगा जो कि उन 20 साल में गया ना हो और जिसका पद्मेश जी ने आतिथ्य न दिया हो। और बड़े का मतलब कोई भी नाम आप ले लेंगे, चाहे कन्हैयालाल नंदन नाम हो, बेकल उत्साही नाम हो, कोई भी, अशोक जी स्वयं गए होंगे। इवन नाम इतना बड़ा था उन कवि सम्मेलनों का कि एक बार अमिताभ बच्चन स्वयं उसमें गए, उसमें बोलने के लिए। तो आप जो भी ऐसे प्रबुद्ध प्रसिद्ध लोग थे, उनसे लेकर जो भी देश में चर्चित लोग थे, शिवमंगल सिंह सुमन, और आप नाम ले और आप पाएंगे कि वो ब्रिटेन में गया हो। दूसरी जो एक शुरुआत है, यानी कि कवि सम्मेलनों की दृष्टि से
हिंदी के कवियों को अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर के ऊपर एक प्रतिष्ठा दिलाने का तो जो काम किया ही, दूसरी बात एक बीज के रूप में जब दूर भाग में सौंधी मिट्टी आती है और ब्रिटेन के 25 कवि उसमें लिखते हैं, तो अपने आप एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि दुनिया में ये जो प्रवासी कविता है इसका एक एक जगह बन रहे है। अब ये बात भी जो है कुछ एक दो चीजें छपी और रह जाती, अगर पुरवाई ना आती। पुरवाई का आज हम जो पद्मेश जी को एक कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में जानते हैं, सच्चाई ये है कि अगर विश्व में किसी पत्रिका को पत्रिका के रूप में, वैश्विक पत्रिका के रूप में जाना जाता है तो पुरवाई थी, जिसका संपादन बहुत वर्षों तक, दशक से भी ज्यादा पद्मेश जी ने किया। और उस पुरवाई के माध्यम से आप जिन भी लेखकों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पुरवाई में कहीं ना कहीं छपे हो। हम लोग दिल्ली में आए तो उसके बाद जब मैं वापस आया, हमने अक्षरम संगोष्ठी नरेश यहाँ बैठे, हम लोगों ने प्रारंभ की और मुझे बड़ी प्रसन्नता ये बताते हुए, जहां तक मेरी जानकारी है कि डेड एंड शायद पहली बार अक्षरम संगोष्ठी के अंदर ही छपी थी। तो ये जो पुरवाई के संपादन के माध्यम से उन्होंने दिशा देने का काम किया, ये काम बहुत बड़े स्तर पर हो गया तब जब 1999 के अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ। और उस विश्व हिंदी सम्मेलन के संयोजक, जिसका तितिक्षा जी जिक्र किया था, उस विश्व हिंदी सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर पद्मेश गुप्त थे। और वो ऐसे ही नहीं कि पहले कई वर्षों से योजना बन रही थी, वो एक आया कि सिंघवी जी ने सुझाव दिया कि ब्रिटेन में कर लिया जाए, अमेरिका में होना था, और फिर पद्मेश है तो कर लेंगे सब कुछ। और सिर्फ यही नहीं कि अपना साहित्य, कविता, कहानी, विश्व हिंदी सम्मेलन, बल्कि मैं जब गया तो हम लोगों ने सोचा कि जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो कैसे हिंदी उन तक पहुंचे। तो हमने एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता जिसमें विद्यार्थी भारत आते थे तो वो प्रारंभ की, और उसके भी संयोजक जो हैं डॉक्टर पद्मेश गुप्त हुए। और मोहल्ला जी की बात कर रहे थे, ये सब कविताएं उसी समय की कविताएं। तो ये जब बात है, इसमें एक संदर्भ और है, और वो संदर्भ है कि केवल ब्रिटेन के नहीं, वो ये है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो केवल ब्रिटेन का नहीं हुआ, सारी दुनिया के लोगों का हुआ। अगर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुए तो सारे भारत के प्रबुद्ध कवि यहां पर गए। अगर पुरवाई हुई तो सारे प्रवासी देशों के लोग वहां पर छपने लग गए। और ऐसे ही जो ये प्रवासी साहित्य का बीज है, ये प्रवासी साहित्य कोई 50 साल से नहीं आ रहा था। प्रवासी साहित्य शब्द की चर्चा 2000 बाद आई, और वो तब आई जब दूर भाग में सौंधी मिट्टी छपती है, पुरवाई छपती है, विश्व हिंदी सम्मेलन हो जाता है, अक्षरम संगोष्ठी आती है, प्रवासी टुडे आता है। तो ये जो वैश्विक स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठा देने का काम किया, केवल ब्रिटेन में नहीं, तो एक व्यक्तित्व के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका विस्तार से परिचय तितिक्षा जी ने दिया ही। इनकी जो पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें, एक प्रवासी पुत्र जो 2017 के अंदर आई थी, उस समय मैं फिजी में था, हमारी बड़ी इच्छा थी कि उसमें भाग ले पाते, परंतु मैं तो उपस्थित नहीं था। मुझे ध्यान है शायद अशोक जी भी शायद उस समय नहीं थे, अशोक जी उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक के रूप में तो बाद में आई, और लोगों ने कह कर पुस्तक छपवाई इनके। ये कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। जिस 30 साल पहले के युवा की बात कर रही हैं प्रतीक्षा जी, ये ब्रिटेन में जितने हिंदी के प्रसिद्ध कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, उससे ज्यादा हिंदी के कवि के रूप में जाने जाते थे। और वो कविता भी ऐसी कि अभी कहा और अभी 5 मिनट के बाद वेद मोहल्ला जी पर एक कविता लिख दी, ऐसी आशु कविता लिखने की इनकी सामर्थ्य थी। हमें ध्यान है 2002 में अशोक जी भी थे, जब सूरीनाम के अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन में इनको कहा गया कविता पढ़े, तो इन्होंने कहा कि एक क्या चर्चे पर चर्चे और खर्चे पर खर्चे बहुत हो गए, लेकिन यही प्रस्ताव जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ये मेरे पिताजी ने 30 साल पहले पढ़ा था, ये उन्होंने बोला वहां। तो चीजों की जो जटिलता है उसको भी वो समझते थे। और जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि वो कविताएं बहुत साधारण नहीं, क्योंकि मैं उसमें ये मानता हूं कि उन कविताओं में एक बात विशेष ये है कि वो कविताएं भारतीयता की भी प्रतिनिधि कविता है। जैसे घड़ी छड़ी और ऐनक, इनकी जो कविता है वो वास्तव में एक
बड़ी कविता के रूप में और भारतीयता की प्रतिनिधि कविता के रूप में पुरस्कृत और प्रचारित हुई। और वो इनको जब भी कोई कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि पद्मेश ये घड़ी छड़ी और ऐनक सुनाए। ये जो पुस्तक है डेड एंड, कुछ बात मैं उसके बारे में करना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक के रूप में इसलिए आई क्योंकि ये पहली जो कहानी लिखी गई वो बहुत जबरदस्त थी। और जब इन्होंने डेड एंड लिखी 2002 में या 3 में, मुझे तो ध्यान में है कि इन्होंने एक बार मुझे सुनाई भी थी वो कहानी जिस समय मैं ब्रिटेन में था। तो कहानी इतनी पॉपुलर और शायद एक पुरस्कार भी दिया जाता है कहानी और कविता का, तो वो पुरस्कार भी उस समय बर्मिंघम में इनको दिया गया कि सब लोगों ने कहा कि ये जो कहानी है बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे कहानीकार हैं। इन्होंने तब तक 1 या 2 ही कहानी लिखी, तो ये कहते थे कि हमें कहानीकार कहते हैं, लेकिन मेरी तो कहानी तो लिखी नहीं है मैंने। परंतु मैंने इस पुस्तक को देखकर, पहली 5 कहानियां देखकर मैं कह सकता हूं कि ये पुस्तक मुख्यतः प्रेम कथाओं पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें जो प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग आयाम हैं, उसको इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। और पुस्तक जो है, जैसे पहले था कि पुस्तक अलग तरह का प्रेम है तो एक्स्ट्रा मैरिटल है या कुछ ऐसा ऐसा लिख दिया, लेकिन आज ये दुनिया और भारत की बहुत बड़ी समस्या है, एक विचार का बिंदु है। कारण यह है कि सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो रहे हैं। जिस विवाह प्रथा की हम बात करते थे, आज वो विवाह प्रथा जो है वो खतरे में है। लिव इन रिलेशनशिप हर अखबार के तीसरे पेज पर हमको दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो कि उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। और ये कहानी जो है जो इन्होंने लिखी है डेड एंड, वो कहानी इसलिए भी बड़ी कहना चाहिए कि शिल्प की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी ये है कि उस कहानी के अंदर वो जो व्यक्ति है उसको धोखा हुआ, उसकी जो बेटी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे पता चलता है कि ये उसकी पुत्री नहीं। वो कहानी तब भी मार्मिक हो जाती जब इतना सब कुछ होता, लेकिन अब उस कहानी का दूसरा आयाम यह है कि जिससे उसका विवाह होने वाला है और जो उससे पुत्र या पुत्री चाहती है, पता चलता है कि वो उसके काबिल भी नहीं, क्योंकि अगर डॉक्टर ने ये बता दिया है तो उसको पुरानी भी परतें खुल जाती हैं और नया भविष्य भी उसको धूमिल दिखाई देता है। तो अगर इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने उसमें लिखी, सुनैना के विश्वासघात और अनैतिकता के इस वार से लौलुआन हर्ष जूली के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मिनी का मासूम चेहरा किसी पराई छवि को ओढ़े हुआ है, यह सत्य हर्ष के स्वाभिमान को झंझोड़ कर अहंकार में परिवर्तित करता जा रहा है। हृदय की हर धड़कन एक बोझ सी लगने लगी, खोखलेपन की अंधेरी गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है हर्ष। मिनी को अब अपनी बेटी के रूप में स्वीकारना, सुनैना के प्रति घृणा के भावों को उभरना और जूली के साथ संबंध की लाचारी, अहम, नफरत, मजबूरी और लाचारी सब एक साथ प्रहार कर रहे हैं, चारों से प्रहार। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने कहानी लिखी, अगर ये पुस्तक तो शानदार है ही, पर ये कहानी अपने आप में ऐसी जबरदस्त कहानी है कि अगर प्रवासी कहानियों के कहीं स्वतंत्र संकलन निकलेगा तो उसमें डेड एंड को जरूर शामिल किया जाएगा। ये जो पद्मेश जी ने जो इनकी अंतिम जो 2-3 कहानियां हैं, उसमें एक बात जो लखनऊ के हमारे ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी हैं जो बोलेंगे कि वो कहानी है कब तक, जो हिंदू मुसलमान संबंधों के बारे में अपनी बात कहती है। और मैं समझता हूँ एक कविता भी है इनकी, वो वैसी ही कविता है, क्योंकि उपमहाद्वीपों में जो ये संबंध है उसका प्रकार और है, भारत में प्रकार और है। तो अभी मैं जाते जाते पद्मेश जी से बात कर रहा था तो मुझे लगा कि पद्मेश जी जिन जीवन और अनुभवों से गुजरे हैं उनके पास ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, सिर्फ लिखने की देर है। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी व्यस्त ये जो ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज वगैरह के बाद से समय निकालें, और मैं आशा करता हूं कि ये एक कहानी संग्रह नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कहानी संग्रह हमें उनसे ज़रूर मिलेंगे।
और वो 2005 तक नहीं, आज भी हम वैश्विक हिंदी परिवार चला रहे हैं। हम लोगों ने सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो पद्मेश जी पहले व्यक्ति थे, आज से 4 साल पहले, उन्होंने कहा कि ये प्रयास सब ठीक है लेकिन इसको प्रोफेशनल करो, और इसको प्रोफेशनल करने के लिए जो भी उसमें आर्थिक योगदान होगा वो मैं करूँगा। तो इस सारी दुनिया को, विशेष रूप से हिंदी के लेखकों और विद्वानों को जोड़ने का सबसे बड़ा काम आज से नहीं, पिछले 30-40 वर्ष से जो व्यक्ति कर रहा है और जो स्वयं एक बड़ा ही सशक्त और प्रभावी लेखक है, ऐसे डॉक्टर पद्मेश गुप्त को बहुत बहुत बधाई।